क्या हुआ? So गौतम सर का कल वाला सेशन तो बहुत ही लाजवाब था एंड आई एम श्योर कि ये जो डिस्कशन आज के पैनल डिस्कशन में हम सुनने वाले हैं वो बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है. सो नेक्स्ट जो हमारे पैनल मेंबर है मिस्टर गौरव बजाज, टॉप लीडर एट माय लाइफस्टाइल. मिस्टर एजी रेड्डी, एफडीए प्रेसिडेंट. मिस्टर रेड्डी सबकी हिंदी बहुत ही प्यारी है कि मैं हिंदी के लिए नहीं बोलूंगा, कुछ एफर्ट कीजिए. अब बुलाना चाहूंगी मिस्टर रफीक अहमद, चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर DXM. मिस्टर देवानंद यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टास्क हाउस प्राइवेट लिमिटेड. मिस्टर देवानंद यादव. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर कमल नारायण साहू को. मिस्टर कमल नारायण साहू, Chief Entrepreneur, Bestseller Author and renowned motivation speaker. Next बुलाना चाहूंगी टॉप लीडर मिस्टर दिगांता जी को. मिस्टर दिगांता जी. मिस्टर कमल नारायण साहू जो हमारे बता चुके हैं, दिगांता जी. And last but not the least, वो शख्स जिन्हें हम सब बहुत प्रेम करते हैं, कमल कांत सर, जो कि हमारे सेशन को लॉन्च कर रहे हैं. Over to you, sir. So, first of all, a very very warm good morning to all the esteemed panelists. और ये मेरी खुशनसीबी है कि इतना एक वाइब्रेंट और जबरदस्त नॉलेजेबल पैनल हमारे पास है और हम सबकी ये खुशनसीबी है एक्चुअली, राइट. तो एक बार जोरदार तालियां मेरी तरफ से इन सबके लिए. ये जोरदार तालियां तो मुझे नहीं मिली. तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि या तो तालियां जब बजाओ तो वो जबरदस्त लगनी चाहिए, जबरदस्ती वाली तालियां नहीं लगनी चाहिए. तो जबरदस्त तालियां बजाएंगे, जब भी बजाएंगे जबरदस्ती तालियां. हम लोगों ने करीब 3 जबरदस्त पैनल डिस्कशन हुए और उसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी. बहुत बढ़िया नॉलेज हमारे साथ शेयर हुई, बहुत एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर हुए. और आज का जो सेशन है, पिछले सेशंस में कुछ प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव सब निकलते हैं. जब भी हम पैनल डिस्कशन करते हैं हम इसे मंथन बोलते हैं. मंथन क्यों बोलते हैं? आप लोगों को समंदर मंथन का पता है ना? तो समंदर मंथन में क्या हुआ था? कुछ पॉजिटिव चीजें निकली थी, अमृत भी निकला था और हलाहल जहर भी निकला था. तो वैसे ही जब मंथन होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव निकलते हैं, कुछ नेगेटिव निकलते हैं. उसको हमने नेगेटिव नहीं लेना है, राइट. वो चीजें क्या है, वो सच्चाइयां निकलती हैं. और जब सच्चाइयां निकलती है, जब तक हम मानेंगे नहीं किसी सच्चाई को, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता. तो जो भी चीजें आप यहां से लेके जाओगे उसको पॉजिटिवली देखना है. हमारे पास जो आईना है या हमारे पास जो चश्मा हमने पहन रखा है, उसमें से हमने चीजों को बेहतर करने की तरफ को हमने कदम उठाने हैं. कुछ भी यहां से ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है, इससे हमारे बिजनेस में, इससे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ना है आपके बिजनेस में, है ना. हम भी चाहते थे यहाँ ढोल नगाड़े बजा के और पॉजिटिव बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी सुना सकते थे, लेकिन वो ढोल नगाड़े बजा के सक्सेस स्टोरी सुना के हम 25 साल में 22,000 करोड़ तक पहुंचे. अगर 22,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ में पहुंचना है तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. और वही हम एक पहल यहाँ पर कर रहे हैं. आप लोग इसका हिस्सा बने, इसके लिए हार्दिक आपका धन्यवाद. और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो जो डिग्नेटरीज यहाँ पर आए हैं, जो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं. इन लोगों का समय इतना कीमती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ. आप कभी इन लोगों की अकेले की मीटिंग में जाओगे, बड़ी मीटिंग होती है, 10-10 हजार लोग होते हैं, वहां पर ये 5 मिनट अपने जाते हैं, 1 घंटे का अपना पूरा स्पीच दिया और चले जाते हैं वहां से वापस. लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेड्डी सर, बाली सर, प्रतीक जी, दीपक जी, सारे जितने डिग्नेटरीज हैं, सारे के सारे यहाँ पर 2 दिन से
पूरा का पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, पूरा अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नॉलेज है वो एक ऐसी चीज है जो शेयर करने से बढ़ती है ना। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कुछ एक ऐसे लोग होंगे, कुछ स्कूल की यादें मैं ताजा कर रहा हूं, तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने नोट्स किसी को नहीं देते, बोलते तो मेरी मेहनत है ना। तो वो बच्चे लाइफ में बहुत आगे बढ़ते नहीं। और जो जनरली सबके साथ शेयर करते हैं नॉलेज, उनके साथ भी नॉलेज वापिस शेयर होती है और लाइफ में अच्छा करते हैं, है ना। शेयरिंग से बढ़ती है चीजें हमेशा। और खासकर माँ सरस्वती को तो कोई गुलाम कर नहीं सका। माँ लक्ष्मी को फिर लोग गुलाम करते हैं, है ना, लेकिन माँ सरस्वती को कोई गुलाम नहीं कर सकता, क्योंकि नॉलेज इज फ्री एंड इट इज देयर टू बी शेयर, राइट। तो ऐसे कुछ नॉलेज शेयर करने हम लोग आपके सामने आए हैं और कोशिश करेंगे कि हम जितना अच्छा इस सेशन को बना सके, जितना इम्पैक्टफुल बना सके, वो हम कर सकेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। सो स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा। और हमारा जो टॉपिक है बड़ा शानदार है। हम एनविजन कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में कैसी होगी और उसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बाली सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले। सो आप एक आइकॉनिक लीडर है सर, आपने एक जबरदस्त कंपनी क्रिएट की। अदरवाइज मतलब देयर इज नथिंग अगेंस्ट द मल्टीनेशनल कंपनी जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया है, नाम कमाया है, अपनी एक लाइफ बनाई है। बट प्रॉब्ली यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक माइलस्टोन कंपनी लॉन्च की हिंदुस्तान के अंदर। और अगर हम बात करें, मैं ये मानता हूँ कि हाइब्रिड प्लान्स में भी, सो यू आर पायनियर इन हाइब्रिड प्लान ऑल्सो। अदरवाइज पहले वही चलता था, बाइनरी, ट्राइनरी जनरेशन और सिंपल प्लान चलते थे। We never had a hybrid plan. हमारा कभी हाइब्रिड प्लान नहीं था। We had just one simple generation हाइब्रिड plan. मींस उसमें सर स्टेप भी है, मैट्रिक्स भी है। आपने उसको मतलब आपने एनालाइज जरूर किया होगा, पर जब हम उसको एज अ प्रोफेसर, नहीं, आप प्रोफेसर हैं, आप मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जानते हैं। बट इट हैज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स प्लान, इट हैज अ पार्ट ऑफ जनरेशन प्लान, इट हैज अ पार्ट ऑफ स्टेज स्टेप ब्रेकअवे प्लान। तो 3 तरीके के प्लान उसमें समाहित है। Thank you so much. राइट। सो तो अननोइंगली कई बार हम बड़ी चीजें कर देते हैं और हम तो कॉल करते हैं, हमने आपको बताया कि वो ऊपर वाला करवा देता है जब करवानी होती है। सो एक नई लाइट आपने इंडस्ट्री में लेके, यू आर प्रॉब्ली द फर्स्ट कंपनी, एन इंडियन कंपनी विच हैज गॉन अब्रॉड। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि जिनके कंपनीज है जो ग्रोइंग स्टेज में है। सो ऑडियंस के लिए भी हमने बात की है काफी सारी। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आपने ऐसे क्या काम किए जिसने कि आपको इतनी अभूतपूर्व सफलता दिलाई और जो कि बाकी लोग आपसे थोड़ा सा सीख सकें, कंपनी ओनर्स स्पेसिफिकली या जो कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हमारे बीच में, व्हाट वर द की माइलस्टोन्स इन दिस हिस्ट्री। और आपने इसको आप क्या इनको सजेशन देंगे, 3 मेन सजेशंस की कैसे अपनी कंपनीज को अपस्केल कर सकते। रविकांत जी, आपने दुविधा में डाल दिया इस बात के लिए नहीं कि मुझे अपना राज बताना पड़ेगा, बिकॉज आई लव टू शेयर। तो द पॉइंट इज, इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको बयान करना बहुत मुश्किल होता है। हकीकत की बात यह है कि जब आप किसी चीज को जीते, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, तभी आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन ख्याल आते रहते हैं। मेरे जितने इंडस्ट्री में कोलीग्स हैं, कल भी मेरे से लोग मिले हैं, want to meet me again to have my thought process on how they can run their businesses. I shared my numbers with them. और मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी इंडस्ट्री के लोग जो दूसरी कंपनीज में भी काम करते हैं उनसे रेगुलर मिलता रहता हूँ, डिस्कसिंग कि इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जहाँ पे भी काम करें। बिकॉज 1 या 2 कंपनीज नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कंपनीज वेरियस प्रोडक्ट सेगमेंट में सक्सेसफुल होंगी। If you look at the scenario world over, people are into shoes, companies into Brazil, which are doing phenomenal. They are into quite a lot of other things, which आज के दिन पे इंडिया में कभी किसने सोचा नहीं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मेरी एक फेवरेट लाइन है, सोचने की हिम्मत करो। क्या होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। अगर गलत होगा तो आपको पता होगा कि ये नहीं करना, राइट। जो सही होगा उसके ऊपर अगर आप काम करते रहोगे, तभी चल के आप आगे बढ़ते रहोगे। नेवर एवर गिव अप।
मेरे बिजनेस कैरियर में आज के दिन पे वेस्टीज को तो 21 साल हो गया। आई हैव गॉट अदर कंपनीज व्हिच आई हैव बीन रनिंग फॉर 17 इयर्स 18 इयर्स। हर एक जगह कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, स्लो डाउन होता है, वेरियस इश्यूज होंगी। पर जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जो आप सही काम कर रहे हो वो हमेशा करते रहो। पैनिक मत करो। Do not try to disrupt what you were doing. Things which were giving you result, continue to do them and wait for the right time. मैं कल भी किसी से शेयर कर रहा था लंच टाइम पे। I remember आज से maybe 17 या 18 साल पहले मैं ट्रैवल कर रहा था बाय शताब्दी फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर। तो मेरे साथ वाली सीट में there was a young boy who was sitting with me and I was working on my laptop। तो मेरे से थोड़ी देर के बाद जब मैंने काम खत्म कर लिया, ऑब्वियसली जब ट्रैवल कर रहे हैं तो you start sharing। तो शेयरिंग तो उसने मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मेरे ये बिजनेसेस हैं, आपका कितना टर्नओवर होगा। I told him this is my turnover। He said सर आपको मुश्किल से 5-7 साल हुए और आपने इतना टर्नओवर बिल्ड कर लिया। मेरे फादर ने ये कंपनी शुरू की थी which manufactures shoes and supplies to Germany primarily and to European Union, यानी कि इंडिया में बेचते भी नहीं है। तो he said how did you manage to build up your businesses so fast? मैंने कहा मैं अपने businesses को उसी तरह से रन करता हूं जैसे मैं हाईवे पे कार चलाता हूं। अगर आगे कुछ ऑब्स्टिकल है, there is a bus, there is a truck, there is a car, मैं उसके पीछे लगा रहूंगा। Right? Then I'll pull onto the side, देखने के लिए रास्ता क्लियर है कि नहीं। अगर गाड़ी आ रही है और मैं वापस पुल इन कर लूंगा। राइट, आई पुल आउट अगेन, पुल इन अगेन, पुल आउट अगेन, पुल इन अगेन। कभी ऐसा नहीं करता कि पैनिक करके कि मैं आगे निकलूं और आगे वाली गाड़ी रुके, क्योंकि उसमें क्रैश होने का खतरा है। राइट, व्हेन आई पुल बैक अगेन एंड आई सी द अपॉर्चुनिटी इज देयर, यानी कि क्लियर रोड इज देयर, हाई गियर एंड ओवरटेक। हर एक के पास आपके पास मौका आएगा। मेरे कंपनी के लोग कहते हैं कि मिस्टर बारी आप इतना वक्त फालतू के लोग कई बार आते हैं, आपको ज्ञान बांटते हैं और आप 1-2 घंटा उनकी बात सुनते रहते हो। मैं उनको एक बात कहता हूं कि भगवान ने मुझे 2 कान दिए थे ज्यादा सुनने के लिए, 1 मुंह दिया था काम बोलने के लिए। सो बी एक्टिव लिसनर। नंबर 2 जो मेरा मानना है एंड जिस चीज ने मेरी 40 साल के कैरियर में जो प्रोफेशनल 22 साल का रहा, उसके बाद 21 years of my own entrepreneurship which I have created plus with so many other people, उसके अंदर मेरा थॉट हमेशा ये रहा है कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं। राइट, अगर आप यही सोचते हैं कि आप सबको पता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं पता, आपके एम्प्लॉयज को नहीं पता, वो डफर है, the writing is clear on the wall, you'll never ever succeed। मेरी एक बात मान के चलिए, आपको कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति जो इस बिजनेस में शुरू भी कर रहा है, वो आपको इतना बेहतरीन आइडिया दे सकता है। जिस छोटे से आइडिया जो उसने सोचने की हिम्मत की, उसको अगर एक्सपोलेट करोगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यूल ऑलवेज नॉट बी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं इस पॉइंट में कहना चाहूंगा, ऑलवेज बी फ्यूचर रेडी। वक्त इतनी जल्दी बदल रहा है, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, लोगों के रिक्रूटमेंट के तरीके, लोगों के ट्रेनिंग के तरीके, लोगों का to follow up, everything is changing so fast and technology is helping us। So if you are future ready, in fact you have got a great future for that। That's what I want to say। Wow sir, thank you। great। So सर ने बोला एक तो अपना सबसे पहली बात सही चीजों को बार बार कीजिए। जो चीजें रिजल्ट दे रही है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट और रखना चाहूंगा मैं। हमारे जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, दोज हु आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि हम लोगों को स्किल भी कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया भी काम कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। टू ऑल द कंपनीज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करो। राइट, बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट, सेल्फ रेगुलेट योरसेल्फ, डू द राइट थिंग्स। एंड जितने हमारे इस बिजनेस के अंदर पार्टनर्स, हमारे जो लोग इन कंपनीज को बड़ा बनाते हैं, मैं उन सबसे भी कहूंगा
शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कीजिए। आपका एक एक लफ्ज जो आपके मुंह से निकल रहा है वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन रहा है, उनके लिए होप बन रहा है। वो आपके लफ्जों को सुन के इस इंडस्ट्री में आते हैं और जैसे आप सिखाते हैं वैसे काम करते हैं। सो अगर आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करोगे, ट्रस्ट मी, 29 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, जो लीडरशिप का लेवल ये नहीं होता कि कंपनी का हाईएस्ट अचीवमेंट उसने ली है। हाईएस्ट अचीवमेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है, लेवल ऑफ लीडरशिप वो होता है कि जब आपके एक लफ्ज के ऊपर लाखों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हों और आपके पीछे रहे, वो लेवल ऑफ लीडरशिप होता है। सो बी अ लीडर, राइट? बी एथिकल, सेल्फ रेगुलेट। थैंक यू। आई वांट दिस टू बी ओके। थैंक यू सर। सो नाइस वर्ड ऑफ विजडम। सही चीजों को बार बार करना है, लगातार करना है, अपॉर्चुनिटी को सीज करना है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है। भगवान खुद अपॉर्चुनिटीज देता है। व्हेन द अपॉर्चुनिटीज कम तो उसको आपने सीज करना। सबने बड़ी अच्छी बात लास्ट में की कि सेल्फ रेगुलेट करना है। तो इसके ऊपर रेड्डी सर मैं आपके पास आऊंगा, बिकॉज यू हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस और रेगुलेटरी एक्सपीरियंस आपके पास है। तो बहुत बड़ी समस्या जो इंडस्ट्री के ऊपर है वो कंपनीज हैं जो कि अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बोलती हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है नहीं। दे आर ऑपरेटिंग अंडर द गार्ड, डायरेक्ट सेलिंग का बेस बना के चल रही है। पॉलिसी स्कीम्स है, कोई क्रिप्टो बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इनको कैसे रेगुलेट किया जाए? बाली सर ने बोला सेल्फ रेगुलेट। सेल्फ रेगुलेशन से ऊपर कुछ है नहीं, तो सेल्फ रेगुलेशन कैसे की जाए? क्या भेद है? एक आम आदमी को कैसे पता चले कि यार ये सही कंपनी है या गलत कंपनी है? बिकॉज आफ्टर ऑल सारे के सारे कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं लोग, है ना? जितने भी डायरेक्ट सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सब कुछ ढूंढ रहे थे कि आपको डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, है ना? मिल जाती है। तो एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर्स होते हैं सारे, है ना? एवरीवन इज एन एक्सीडेंटल डायरेक्ट सेलर। तो उसको पता नहीं है कि पॉलिसी स्कीम है या डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि अपने आप को तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग बता। तो कैसे भेद करे? एक आम आदमी कैसे भेद करे? रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताइएगा कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे की जाए। सब लोग को नमस्कार। कितना टाइम दिया? वो सर नहीं सो फर्स्ट क्वेश्चन 6 मिनट्स। 6 minutes. I have it in 5 minutes. आज पूरा इंडस्ट्री सेफ जोन में है। ये पॉन्जी स्कीम्स का वजह से जो नाम आज तक है इंडस्ट्री का, ये पूरा पॉन्जी स्कीम्स का वजह से। They claim it as a direct selling company, but it is not direct selling. That's where we are getting problem for the genuine direct selling companies. इसलिए सेल्फ रेगुलेशन फर्स्ट वी हैव टू बी डिसिप्लिन एंड क्लीन। जो प्रॉमिस हमें दे रहे हैं, जो डाउनलाइन को 100% इट शुड बी द प्रॉमिस ऑफ कंपनी। कंपनी जो बोल रहे हैं पहले आप चेक करना है इधर प्रोडक्ट सही है, कंपनी सही है, प्लान सही है, और ये पॉन्जी स्कीम का जैसा है। मेनली ना द प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्री एंड द प्रॉब्लम विद परसेप्शन इज, अरे जो अभी ज्वाइन होते हैं ना उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, जो पहले ज्वाइन होते हैं उन लोगों को बहुत मिलता है, वो परसेप्शन है। इफ यू मीन इट दैट इज पॉन्जी स्कीम। यहाँ डाउनलाइन नहीं रहता, डायरेक्ट सेलिंग में अपने नहीं रहता, जो काम करता है उन लोगों को कमीशन। नेटवर्क बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक बार नेटवर्क बनाने के बाद आप जो प्रयास किया उसका फल मिलना स्टार्ट होता है। जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, पहले सब लोग बता रहे एजुकेशन किसका बारे में एजुकेशन, ये नहीं है बीए एमबीए बीबीए, वो नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसका ऊपर एजुकेशन चाहिए। आप सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आपका कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं है। पहले आपको 100% जानकारी होना चाहिए। अगर आपका कंपनी और आपका प्लान एज पर गाइडलाइंस आर नॉट, पहले जो एफडीए से ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, 2013 में रूल्स बना हुआ है सिर्फ हमारा कंपनीज के लिए।
2016 में गवर्नमेंट रूल्स इश्यू किया। आप एक बार खोल के देख सकते हैं, जो हमें 13 में इश्यू किया 95% रूल्स वही गवर्नमेंट भी इश्यू किया। पहले हम क्या कर रहे हैं, वो 100% जेन्युइन कर रहे हैं। सो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 से 100 बार देख लीजिए अगर इट इज एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट, and the products what they are giving is really valuable or not, that you have to be very careful। जो सामान दे रहे हैं ना, 1 रुपए का 100 रुपए पे बेच के हम क्या कमीशन दे रहे हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं, वो मनी सर्कुलेशन। जो वैल्यू प्रोडक्ट दे रहा है वही डायरेक्ट सेलिंग होता है। प्लीज माइंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। आपका कंपनी में जो प्रोडक्ट दे रहा है, you have to compare with the marketing price and quality also you have to check and make sure your company is following 100% guidelines given by the central government and the state government। आज स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स दिया वो पालन करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है। थोड़ी बहुत स्टेट गवर्नमेंट छोटा मोटा चीजें चेंज करके उनका स्टेट में वो फॉलो कर रहे हैं, वो प्लीज take care of those things। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा सर ने बताया, 2 चीजें हमने देखनी है प्राइमरी, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे आप बिना अपॉर्चुनिटी के भी खरीदोगे। अगर वो सही है तो यू आर इन अ राइट कंपनी, दैट यू हैव टू सी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच सर। रफीक जी आपके पास आते हैं। सो यू आर एन एग्जीक्यूटिव वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, राइट, अ कंपनी हैविंग प्रेजेंस इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में उसकी प्रेजेंस है और बहुत अच्छे से आपकी कंपनी काम कर रही है। आप एक तरीके से उसको लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी आपने हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में किए हैं। इट इज वन ऑफ द मल्टीनेशनल व्हिच हैज इन्वेस्टेड वेरी हेवीली इन इंडिया। सो ये सारी चीजें लेके आप एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी पे कैसे फोकस कर पाते हैं, कैसे उसको लेके चलते हैं जब भी हम कभी डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीजें सेल्फ रेगुलेशन की है, बहुत सारी चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, उनको कैसे आप लेके चलते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस प्रोडक्टिविटी विद ट्रांसपेरेंसी? See the growth of DXN or any direct selling company अगर हम बात करेंगे, ये प्रोडक्ट प्लान मैनेजमेंट ये तो रहता है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपनी का कल्चर, वो रेगुलेट करता है सारी चीज को। See DXN में अगर हम बात करेंगे, we strongly believe in non-differentiation, एक कॉन्सेप्ट रहता है। Non-differentiation का मतलब भेदभाव मत करना, okay? You keep your system intact, okay? Your policies, your rules and regulations, your marketing plan intact रखो। यही चीज है जो मार्केट को ट्रस्ट बिल्ड करता है। मे बी इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, बट लॉन्गर रन में आपको एक बड़ा ब्रांड बनाने में ये नॉन डिफरेंशिएशन, ये भेद ना करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, कटिंग करना, सेटिंग करना, रिमूव करना और जीनियोलॉजी को टर्न करना, किसी की प्रॉफिट के लिए थोड़ा छेड़छाड़ करना। इवन यू आर ए सीईओ और चेयरमैन और सीएफओ, यू शुड नॉट टच योर पॉलिसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपनी टू ग्रो इन ए स्ट्रॉन्ग बिगर स्केल। डीएक्सएल में यही हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस वन, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन मार्केट, ये जो इसे एम्पावर किया है। आप बिहार में बैठकर बोलीविया में स्पॉन्सर करो और वहां पे आपका डायमंड बनेगा और इंटैक्ट रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है डीएक्सएल में लोग 3-4 साल करके छोड़ के चला जाते हैं, बट 10 साल का बाद वापस आते हैं, आके देखेंगे उसका अपलाइन वही रहेगा, डाउनलाइन भी वही रहेगा। इसमें कोई लेना देना नहीं है किसी का, बिकॉज दिस इज गवर्न एंटायर बाय द पॉलिसी एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, और एक कल्चर हम प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल डिटैचमेंट। वी शुड एजुकेट, अगर कंपनी ग्रो करना है, डिटैचमेंट फ्रॉम पोजीशन। अगर लीडर्स ग्रो हो जाते हैं, एक जगह में चला जाता है, वी शुड टीच द लीडर डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द पोजीशन। अगर लीडर्स पोजीशन का साथ अटैच हो जाते हैं, दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, दे स्टॉप सेलिब्रेटिंग द वर्क। ये जो वर्क है वही वर्क वो पोजीशन को ग्लोरीफाई करता है, बिकॉज वो पोजीशन को जाने के बाद वो क्या होना, एक नशा हो जाता है, एक इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। वो पहले अलग बिहेव करता था, पोजीशन का बाद अलग बिहेव करने लगा। ये जो है वहां पे ग्रोथ को स्टॉप करता है। एंड डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशन, because direct selling industry, we deal with not with machine, we deal with people.
सो उतार रहना, चढ़ाव रहना, टीम रहना, टीम टूटना, ये सब नॉर्मल है. सो वॉट एवर द इमोशन, लीव इट फॉर द डे. नेक्स्ट डे टेक हॉट शावर एंड स्टार्ट अगेन. डोंट कैरी योर इमोशन. जैसा पानी टिप टिप करके पत्थर में पड़ता है, पानी डजंट केयर वो पत्थर कब टूटेगा और कब उसमें छेद होगा. उसका एक ही काम है, पड़ते ही रहना. अगर आप कोई चीज करते हो, अगर आपको लगता है वो करेक्ट चीज है, वो चीज को आप करते ही रहो, डेफिनेटली आपको वहां पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. एंड थर्ड थिंग इज डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स. ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर और सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक चीज रहता है, क्वालिफिकेशन के लिए 100 पीवी कर लो, 2000 पीवी कर लो या 3000 पीवी कर लो. क्या होता है ना, डायरेक्ट सेलर अटैच हो जाता है रिजल्ट का साथ. दो चीजें, एक है प्रोसेस, एक है रिजल्ट. प्रोसेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट, कंज्यूमर को क्रिएट करना, ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, एक प्रोसेस है. उसका रिजल्ट क्या है? पीवी बनता है. अभी क्या करता है डायरेक्ट सेलर? रिजल्ट का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है. 1000 पीवी हो गया, हाँ काम को छोड़ दो, अगले महीने देख, बिकॉज क्वालिफाई तो हो गया ये महीना. अगला महीना 1000 हो गया, तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहां रहता है? रिजल्ट का ऊपर रहता है. बिकॉज ऑफ द रिजल्ट उसका ग्रोथ लिमिटेड ही रहता है. अगर रिजल्ट से नजर हटाओ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस, यू विल गेट अनलिमिटेड रिजल्ट्स. So these are all the things which help the DXN to grow with ethical and transparency. Wow. Such a beautiful learning. सबसे इंपॉर्टेंट आपने पहले ही वर्ड में इसको सारा समअप कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. और कल्चर के अंदर ये सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी, डिटैचमेंट इज अ वंडरफुल वर्ड दैट यू जस्ट सेड, एंड इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी आल्सो. बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने समराइज किया. सो नाउ वी मूव टू फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. हम देवानंद जी के पास आएंगे. सो देवानंद जी, आप आई एम श्योर कि आप और लोगों के एक्सपीरियंस से, जिनके 20-25 साल से जो कंपनीज चला रहे हैं, उनसे आप काफी सीख रहे हैं. एज अ न्यू इमर्जिंग कंपनी, और बहुत तेजी से आपकी कंपनी ग्रो कर रही है. आई हैव सीन यू वर्किंग टायरलेसली, बहुत मेहनत आप करते हैं कंपनी को चलाने के लिए. हमने जनरली देखा है, जो हिस्टोरिकली हम स्टडी करते हैं, उसमें ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का जो बड़ा चैलेंज रहता है इनिशियली, शुरू के फेजेस में, दैट इज ग्रोथ मैनेजमेंट. कंपनी एकदम से ग्रो करती है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, प्रोडक्ट नहीं होते, तैयारी नहीं होती है ना. दूसरा चैलेंज एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो उसमें कंप्लायंस का बड़ा एक रोल रहता है. कल हमने रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंस के ऊपर एक बड़ा डिस्कशन किया. तो आपने इन चीजों को कैसे मैनेज किया, और जहां पर आपका कंपनी ग्रो भी कर रहा है और इन सारी चीजों को भी आप देख रहे हो, या देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसको आप. Thank you, sir. Firstly, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Good morning, everyone. Good morning. ये सवाल सबसे थोड़ा खतरनाक सवाल है और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज फुल था ये. कंपनी को ग्रो करना और साथ में सारी चीजों को बैलेंस करके चलना. इसको मैं उसी प्रकार से देखता हूँ कि हम बहुत स्पीड से ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन साथ में हम पटरी की देख रेख भी कर रहे हैं कि चीजें सही हैं कि नहीं है, नहीं तो आगे बड़ा क्रैश डाउन हो सकता है. मैं जो भी रिसेंट में या नई कंपनी जो लोग शुरू किए हैं उनके लिए ये कहूंगा कि जो हमने किया, जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि इसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती, लॉजिस्टिक होता है, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज होती है. लोग तो आ जाते हैं, सबसे पहला प्रोसेस तो ये है, लेकिन उनको बाद में सर्विस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैं इसमें एक लाइन सर जो मैं हमेशा से मेरे माइंड में रखता हूं कि डोंट बी अ बजरंगबली, बी अ राम. कई ऑनर्स क्या करते हैं सर, खुद बजरंगबली बन जाते हैं और सारा काम खुद ही करने लग जाते हैं. जी मैं भी प्रोडक्ट का मैं देख लूंगा, पे आउट भी मैं देख लूंगा, टीम भी मैं बना लूंगा, कंप्लायंसेस भी मैं देख लूंगा. मैं बोलता हूँ हमें राम, श्री राम जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने जो किया कि भाई सीता जी का पता लगाने के लिए उन्होंने एक को भेज दिए, दूसरे काम के लिए दूसरा. आज के समय में सर किसी भी नई कंपनी को मैनेज करना सबसे इजी होगा कंपैरिजन टू वाली सर जब शुरू किए होंगे. उस समय सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती थी. आज के समय में हर चीज के लिए डिपार्टमेंट. तो आप सारा काम खुद मत करिए, अलग अलग चीजें बनी हुई है. रेगुलेशंस के लिए सर रेगुलेशन बॉडी लाइक FDA से हम उनसे सलाह ले सकते हैं कि सर हमें कंप्लायंसेस में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और वो सारा काम करवा देंगे.
लॉजिस्टिक के लिए आज के समय में बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी है जिनके साथ हम कॉर्पोरेट टाई अप करें, जो 2 डेज 3 डेज 4 डेज के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देती है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात आती है ट्रेनिंग्स। कई जो ऑनर्स हैं वो चाहते हैं कि सारी ट्रेनिंग वो खुद दे, प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग, बिजनेस ग्रोथ की भी ट्रेनिंग। अगर ये सारी चीजें हम देंगे तो एक इंसान पजल्ड हो जाएगा, उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो करें क्या, चीजें आपस में भिड़ने लगेगी। तो प्रोडक्ट अगर आपके पास है, हेल्थ के हैं तो हेल्थ वाले ट्रेनर आप रख लीजिए, एग्रीकल्चर के हैं एग्रीकल्चर के ट्रेनर रख लीजिए। मुझे लगता है ट्रेनर से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर चीज। तो आप उस डिपार्टमेंट से फ्री हो गए, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से फ्री हो गए, कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट से फ्री हो गए। आपका फोकस किसमें रहेगा, नए कल्चर क्या डेवलप करें टीम में जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे अभी सर बोल रहे थे, तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखें, अलग अलग लोगों को हायर करें, बेहतर लोगों को हायर करें, अलग अलग डिपार्टमेंट को हम डिवाइड करें, तो चीजें बड़ी आसानी से चल सकती है। इसके अलावा शॉर्टकट हमें यूज नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई कंपनी शुरू होती है और तेजी से ग्रोथ पाने के लिए कि जहां पर 20 साल की कंपनी खड़ी है, हम 2 साल में वहां पर जाकर खड़े हो जाए, उसके लिए कई शॉर्टकट यूज करते हैं। वो शॉर्टकट यूज ना करें। मुझे लगता है द शॉर्टेस्ट शॉर्टकट इज हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करना है तो चीजें सही होती चली जाएगी। और हमने सर इन सारी बातों का ध्यान रखा, इसलिए हम ग्रोथ भी कर रहे हैं और हमारी गाड़ी पटरी में भी है, सही तरीके से सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल पॉइंट सर। बिल्कुल आपने बात की कि आउटसोर्स करो, खुद एक्सपर्ट मत बनो, हनुमान मत बनो, जैसे आपने बताया। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है। कंप्लायंसेस है तो कंप्लायंसेस के लिए रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके साथ आप कंसल्ट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे एंड आप उसमें सेफ जोन में रहोगे और अच्छी तरीके से अपने मेजर काम पे फोकस कर सकोगे। कमल रायन जी आपके ऊपर आते हैं। अगेन वेरी यंग एंटरप्रेन्योर और आपने बहुत बढ़िया कंपनी क्रिएट किया। जितना मैं समझ पाया हूँ, आई हैव बीन टू वन ऑफ योर फंक्शंस, तो आपने एक बहुत लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट किया है और दैट इज प्रॉब्ली द रीजन कि आपने इतना रैपिड ग्रोथ किया। तो लॉयल्टी का तो एक ही रीजन है, मतलब वफादारी तो तभी आएगी जब आपका विश्वास होगा, है ना। विदाउट ट्रस्ट तो लॉयल्टी आती नहीं है। तो ये लॉयल्टी जनरेट करने के लिए आपने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटर? तो वफादारी थोड़ी, है ना, मतलब एक ऐसी चीज है जो सिक्लूडेड है, बहुत आसानी से मिलती नहीं है वफादारी, रेयर। तो कैसे किया आपने? थैंक यू सो मच कमल जी। स्पेशल थैंक्स कपिल जी, कमल जी, मेरे ही राशि के लोग हैं। तो सुपर लेडी जो होस्ट कर रही थी, नाम तो नहीं पता मुझे, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, रियली यो पूरी ऑडियंस को ना बांध के रखी थी वेरी। और ये होस्टिंग आपका बहुत अच्छा है, कीप कंटिन्यू। अभी मैं कमल सर के क्वेश्चन में आता हूँ। शॉर्टकट में कमल जी ने मुझे कहा है कि आप वो सूत्र बता दो, हाउ यू बिल्ड द लॉयल कस्टमर, ताकि सब लोग जान जाए, और हाउ आई बिल्ड, मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, अब ये मेरे लिए फायदे का सौदा तो नहीं है, बट कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट है इंडस्ट्री के लिए। सो सिंपल सी चीज है, मैं कृष्ण भक्त हूँ और मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ, व्हाट एवर यू गिव यू विल गेट बैक। भाई ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी देना पड़ेगा, वफादारी चाहिए, वफादारी देना पड़ेगा। लॉयल कस्टमर आज हमारा ही चैलेंज नहीं है, लॉयल कस्टमर इज चैलेंज इन इंटायर इंडस्ट्री, सभी में। ई कॉम में देखो आज क्या है, लॉयल कस्टमर का ही चैलेंज है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फंड आ जाएगा, आप कर लोगे, लेकिन लॉयल कस्टमर कैसे बनाओगे? तो लॉयल कस्टमर सबसे पहले तो आपको लॉयल होना पड़ेगा। अगर आप लॉयल हो तो एक दिन वो लौटकर जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी बनाना 10 दिन की बात है, लेकिन सिस्टम क्रिएट करना 10 साल लगते हैं। आज मैं 10 इयर्स बिता लिया, तब पता चलता है कि इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं, भैया 100 में से एक कंपनी 10 साल का आंकड़ा तय करती। अब कैसे हम लॉयल कस्टमर बिल्ड करें? सबसे पहली चीज ये होती है लॉयल कस्टमर बिल्ड करने के लिए कि आपके पास ना एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ी में एक चीज बोलते हैं, मैं तो छत्तीसगढ़िया हूं तो आप लोग को ये भी पता होगा, सबसे बढ़िया भी हूं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉयल कस्टमर आप कैसे बिल्ड करोगे। एक को भाई और एक को भतीजा वाला पॉलिसी करोगे ना भाई, तो एक न एक दिन गच्चा खाओगे, शुद्ध देसी भाषा में। क्योंकि चीजें छुपती नहीं, कर्म लौट कर मिलता है, वो तो वापस लौट कर मिलेगा ही। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान को उसके टीचर ने बोलता है, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मशीन, मशीन मतलब क्या है। और इस बिजनेस में हमको मशीन ही बनाना पड़ेगा। एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, कोई भी चीज जो इंसान के मेहनत को कम कर देगी, बिजनेस डुप्लीकेशन का है।
डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो हमें मशीन बनानी पड़ेगी, मशीन से डुप्लीकेट कॉपी निकलेगा। होता क्या है आजकल YouTube, इतने सारे बुक्स, इतने सारे ट्रेनर, इसको सुना उसने बहुत बताया, उसको सुना, और हम तो सिर्फ एक ट्रेनर को भी नहीं ला रहे। मैं बोलता हूँ टाई अप विथ वन ट्रेनर, 2 ट्रेनर से करोगे घाटे में जाओगे। फॉलो किसको करेगा आदमी? इधर चला, मैं इधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। वो ऐसा करने बोल रहा है, वो ऐसा नहीं करने बोल रहा है। वो माँ की कसम खा के बोल रहा होगा, माँ ने पैदा किया, तू कसम मत खा, फिर करोगे क्या? तो भाई मशीन बनाना तो सिंपल चीज है, वही बातें करो, नई बातें मत करो। ये गधे बनने का बिजनेस है। मैं 10वीं पास हूं, स्मार्ट बनोगे नहीं मेंटेन नहीं कर पाओगे, आउट हो जाओगे। वही बातें बोलो, एक ही चीज। नया डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोलना है? एक ही चीज, वही कहानी, वही कविता। कुछ नहीं समझ आता है तो बोल आई लव यू। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने डुप्लीकेशन सिस्टम बना दिया, आपके पास डुप्लीकेशन एक मशीन बन गई, तो सबसे ज्यादा मेजर ध्यान देना है। कई लोग बोलते भी है कि भाई देखिए ये ना ह्यूमन बिहेवियर का बिजनेस है, सो पीपल फर्स्ट। पीपल भी नहीं समझ आता है तो यू फर्स्ट, यू भी नहीं समझ आता है तो आपका लीडर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट। आप लोग आज अच्छे से पढ़ लेना। कंपनी बनाना हो तो कोशिश करो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना हो तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का किसी का नाम। हम अभी एक सैनिटरी पैड लॉन्च कर रहे हैं हमारी एक लेडी डायमंड के नाम से, क्योंकि आपको ना उसको कुछ नहीं चाहिए भाई, उसको ना हाई रेस्पेक्ट चाहिए। आम लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, एकदम खतरनाक वाला रेस्पेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस व्यवहार ही है और कुछ भी नहीं है। और हम मैनेजमेंट को कुछ सीखना है ना, तो ना लॉजिस्टिक्स सीखना है ना ट्रेनिंग सीखना है, ये तो सब रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील, हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर लीडर। कैसे बात करना है कि पत्नी से ज्यादा तुमको प्यार करे, वो सीखना ही है बिजनेस का। बोलो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूं, थोड़ा देसी हूं और कम पढ़ा लिखा भी हूं। तो मेरा जो रूल रहा 10 इयर्स में 5 लाख लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड करने का, वो एक ही चीज रहा, पीपल बिफोर प्रॉफिट। क्योंकि भाई साहब अगर आपने लोगों को बना लिया ना तो पैसे बना लोगे, और अगर आपने लोग को नहीं बना पाए तो बना हुआ पैसा भी चला जाएगा, कहेगा नहीं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती है उतने ही बड़े लॉस के भी चांसेस रहते हैं। आप कितना ही प्रॉफिट बुक कर लो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, 10 साल में 100 करोड़ बनाया है, 11वें साल में जाओगे कर्जे का और 10 करोड़ लेके जाओगे, सिर्फ मुनाफे का 10 करोड़ नहीं। तो पीपल बिफोर प्रॉफिट वाला हमारा रूल है, और इसी रूल में आगे धीरे धीरे, क्योंकि एक बार लोग बन गए, एक बार एसेट बन गए, तो आप भी पैसे कमाओगे, लोग भी पैसे कमाएंगे। और सबसे बड़ा आपके एक ही चीज काम आएगा, भाई देखो बार बार ना पॉलिसी चेंज मत करो, दूसरे की खेत की घास हरी हरी लगेगी, रोज नए लोग आएंगे। लॉन्ग टर्म विजन अपने लोगों को दो और ट्रस्ट बिल्ड करो, क्योंकि विजन जो होता है ना, कोई भी यहां लीडर हो या कंपनी हो, केवल एक ही इंटरप्राइज या इंडिविजुअल फेल होगा जिसके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म विजन में हो, डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे। सो यही हमारी चीज रही कि आप ट्रांसपेरेंट रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल जी, बहुत बढ़िया। और व्यवहार की बात है, सिर्फ इतनी सी तालियां बस। तो देखो सीधी बात है, अब जो ट्रूथ है ना वो हमेशा सिंपल होता है। हमें लगता है कि ट्रूथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिंपल ही है, लेकिन हम सिंपल पे रह नहीं पाते, है ना। ये थोड़ा सा हमारे साथ चैलेंज है। हम सोचते हैं बहुत कुछ एंटरप्राइजिंग करेंगे। सो वेरी वेल सेड। अब हम एक नया आयाम देखते हैं, दिगंता जी हमारे बीच में है। सो सर ने बात की ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ और इन सारी चीजों की बात की, डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट की बात की। सो दिगंता जी, आपने अपना हार्ट एंड सोल एक कंपनी को दिया, और मुझे ध्यान है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, आप उस कंपनी में काम करते थे और बहुत पूरी मेहनत से काम करते थे, दिन रात एक करते थे। और जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो मैंने इनको बताया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस कंपनी को लेकर। तो लेकिन जिस समय फिर आदमी उस हवा में होता है, वो फिर वैसे ही सोचता है कि यार नहीं, ये ठीक है सब कुछ। और थोड़े समय में वही हुआ कि या तो कंपनी को सुधरना पड़ता है या सिधरना पड़ता है, अगर सही पॉलिसीज ना हो तो कंपनी सिधर गई। तो सर की जो 8-10 साल की मेहनत थी वो वेस्ट हो गई एक तरीके से, एंड ही हैड टू स्टार्ट अफ्रेश। लेकिन जो अपने अंदर जो स्किल्स हैं वो तो एकदम से निकल जाती हैं। मतलब दिगंता जी ने बहुत अच्छा बिजनेस अपना दोबारा बिल्ड कर लिया है एथिकल कंपनी के साथ।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक नया आदमी किस कंपनी में है उसको कैसे असेस करे या कैसे इवेल्युएट करे कि वो सही कंपनी में है या नहीं है, कैसे बचा जाए इस चीज से कि यार डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आप किसी गलत कंपनी का शिकार ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करें। टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है, आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लेंगे लेकिन अगर आपका निकल गया वो सारा कुछ तो फायदा कुछ नहीं है उससे। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं सुलिन यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। सो सर पहले तो मैं सभी लीडर्स को लिए ये हो सके ऐसा सिचुएशन सबका लाइफ में बहुत सारे लीडर्स के आया होगा और कभी भी आ सकता है, राइट। पहले तो ऐसा डिसीजन लेने से पहले, और मैं हमेशा एक बात जैसे आप लोग भी बोलते हैं कि सब शुरू में डायरेक्ट सेलिंग समझ के कोई ज्वाइन नहीं करते। मैं भी जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था, आपके साथ जब मिला था, तब मुझे ये भी पता नहीं था कि कंपनी बंद होता है, मुझे ये पता नहीं था सर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो लोगों से सुनने लगा, लोग बोलने लगा कि कंपनी बंद ही होता है। तो मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ था, तो मुझे कुछ पता नहीं था सर। सिर्फ होता क्या है, शुरू में हम अपना सपना को इतना प्यार करते कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, और हम लोग अपना सपना पूरा करने के लिए पागल हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, वही सच लगने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे रियलिटी जब सामना फेस करना लगा तो बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हुआ। तो उसके बाद जब ये सिचुएशन आया तो सभी लीडर को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। पहला तो वो जो 2-3 महीने का एक आपका सफर होता है, जब आपका कंपनी स्विचिंग का ये सफर होता है, ये बहुत टफ मोमेंट होता है एक लीडर के लिए। तो होता क्या है, जैसे गाड़ी भी खराब होने से पहले आवाज देते हैं ना, ऐसे मार्केट में कंपनी भी जब आपका ये डूबना होता है तो आवाज आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये मार्केट में आवाज आना शुरू होता है, आपको फोन आना शुरू होता है। बहुत सारे कंपनीज का लीडर एमडीज का फोन आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स का फोन आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत रियली टफ टाइम है। उन दौरान आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, आपको 2-3 महीना लेना चाहिए डिसीजन को फिर से लेने के लिए। पहला तो 3 महीने कम से कम देना चाहिए फिर से आपका रिस्टार्ट करने के लिए, फिर से चीजों को सारे रिसर्च करने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए। तो मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैंने लगा कि इस बार हम हर बारी में डिसीजन नहीं लेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो एज ए बैंक मैनेजर, क्योंकि मैं 10 साल गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में एज ए बैंक मैनेजर नौकरी करके आया हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। सो कुछ चीजें मैं नोट टाइम को ख्याल रखते हुए मैं नोट बना के लाया हूँ। पहला तो कंपनी का जो लीगल कंप्लायंस देखना बहुत जरूरी है। डिसीजन कितना बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इलीगल है तो आपका कंपनी को ताला लगा दिया जाएगा, आपका कोर्ट में आपका एमडी का बयान आपका कुछ काम पे आने वाला नहीं है। लीगल होना बहुत जरूरी है। अभी दिक्कतें क्या है, डायरेक्ट सेलर के लिए लीगल चीज चेक करना में बहुत सारे मुश्किल प्रॉब्लम होता है। बट इसमें तो मैं हमेशा, आजकल तो बहुत एक अच्छा टूल है ChatGPT, उसमें आप सारे कंपनीज का है ना, आप सारी चीजें देख सकते हैं बहुत अच्छा से। हाँ, ये भी नहीं करना चाहिए उसी को बिलीव करना है, 2-3 सोर्सेज से आपको वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी, कंपनी के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर का पॉलिसी है कि नहीं, है ना, कि आपका आईडी कैसे एक्टिवेट होगा, आप एलिजिबिलिटी क्या है आपका डायरेक्ट सेलर बनने का। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी है कि नहीं है, ये कंपनी के पास है कि नहीं, जानना बहुत जरूरी है एज ए डायरेक्ट सेलर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी नहीं है तो कंपनी कभी भी रूल को बदल सकते हैं, कभी भी। आज ये रूल आएगा, कल वो लाएगा, परसों ये लाएगा, आप ये कम कर देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हम लीगल एडवाइजर के साथ बात कर रहा था, बाद में होता क्या है, हमें लीगल प्रोटेक्शन लेने के लिए भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी आप होते हैं आपके पास, तो कम से कम बाद में लीगल प्रोटेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद है एक्टिवेशन पॉलिसी, साथ में प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी है कि नहीं है, साथ में टर्मिनेशन पॉलिसी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि लीडर है ना ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं बहुत सारे टीम मेंबर्स को कि आप अगर मेरे बात नहीं सुनेंगे तो आपको टर्मिनेट करा दीजिएगा। और कंपनी का एमडीज भी इसमें साथ देता है, उसका फोन पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी सस्पेंड कराते हैं, टर्मिनेट कराते हैं। हालांकि ये इलीगल एक्टिविटी है और इसमें पॉलिसी होते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना बहुत जरूरी है।
एज ए इन्वेस्टर अगर बात करें तो 1 लाख रुपया लगाने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखा जाते हैं, लेकिन हम करियर लगाते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करते हैं। उसके बाद एथिक्स कैसे चेक करेंगे? अगर कोई कंपनी सेटिंग दे रहा है, कोई कंपनी आपको एमजी दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कंपनी ज्वाइन करना नहीं चाहिए, क्योंकि है ना, आपको जो सेटिंग दे सकते हैं आपका किसी को भी दे सकते हैं। आप अगर किसी का अपलाइन बन सकते हैं तो दूसरा भी आके आपका ऊपर अपलाइन बन पाए, राइट? ऐसा नहीं करना। उसके बाद जो प्रोडक्ट का अगर चेक करें तो मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, पीयर कॉम्पिटिटर्स यानी कि वही सेगमेंट में दूसरा कंपनी किस प्राइस में बेच रहा है, किस क्वालिटी में बेच रहा है, ये सब चेक करना है। हालांकि जो कस्टमर हमारे बड़े बड़े बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है, कस्टमर उनका जरूरत के लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये सारी चीजें चेक करेंगे। उसके बाद आपका वैल्यू फॉर मनी जैसे होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान में रिटेलर्स फ्रेंडली होना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बोलूं, आज भी जितना बड़ा लीडर है उनका ज्यादा से ज्यादा जो रीपर्चेज बीवी आता है ना, वो रिटेलर से आते हैं सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिटेलर्स को एड्रेस नहीं किया जाता है, उसके रिस्पेक्टफुल पोजीशन नहीं दिया जाता है, उसका आगे बढ़ने के बातें नहीं होते हैं, सिर्फ लीडर खेलते हैं। तो उसके बाद है आपका मार्केटिंग प्लान में सेल्फ बीवी में रिवॉर्ड होना चाहिए, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिर्फ टॉप लीडर को ही पैसा आएंगे, नीचे में आपका लोग नहीं कमाएंगे, ऐसा होने से नहीं हो पाएंगे। बैलेंस होना, अभी डायरेक्ट सेलिंग में अगर प्लान को एनालिसिस करेंगे 7-8 लेवल तक मैक्सिमम का आपका प्रॉफिट मिलता है एमएलएम की बेनिफिट, तो 7-8 लेवल में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में जो है आपका एजुकेशन सिस्टम है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन बिना स्किल का मोटिवेशन घातक होता है, घातक। उसके बाद सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आजकल स्किल बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। हम चलेंगे गौरव जी के पास। सो गौरव सर, आप न्यू एज आप डायरेक्ट सेलर भी हैं, यू आर एन इमर्जिंग ट्रेडर एज वेल, राइट? तो आप मतलब थोड़ा सा आप डिजिटली भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सो आप क्या इन्विजन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, और आगे को डायरेक्ट सेलिंग किस तरफ को जा रही है, किस दिशा में जा रही है, सो दैट वी टेक सम नॉलेज आउट ऑफ योर विजन एंड व्हाटएवर यू एक्सपीरियंस्ड। कौन से देखिए, आई एम नॉट ए ट्रेनर तो नहीं बोलूंगा मैं अपने आप को, बिकॉज मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई व्यक्ति कुछ साल काम करता है तो बाय डिफॉल्ट ट्रेनर बन जाता है। इवन मेरे YouTube पे जो पहली लाइन मैंने लिखी है, दैट इज आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, राइट? आई एम ए प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड जहाँ पे आई वाज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर विद वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया टू वर्क फॉर, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी इस बिजनेस में आने से पहले। लेकिन जो दो चीजें इस समय, मतलब आई विल टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्ट सेलर बिकॉज आई एम प्रिविलेज्ड। आज मैं उस पैनल में बैठा हूँ जहाँ पे 1000+ करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनीज के एमडीज के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला। थैंक यू टू शुलिनी एंड थैंक यू टू प्रोफेसर कमल सर। बट अगर एज ए इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलर की मैं बात करूँ, कोई पर्सन इस बिजनेस को शुरू तो पार्ट टाइम कर सकता है, बट उसको लाइफ टाइम करने के लिए उसे अगर कोई चीज चाहिए तो मेरे हिसाब से वो है कि उसे करियर दिखना चाहिए सर बिजनेस का, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इस समय 2025 में 3 चीजें बहुत कमाल की हो रही हैं। सबसे पहली चीज, इस समय पूरे देश में जो इस समय इंडिया के अंदर एक माहौल है, वो स्टार्टअप की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, खुद का व्यवसाय शुरू करना है, खुद का बिजनेस करना है। जितनी पॉजिटिविटी पिछले 3-4-5 सालों में इस देश में देखी जा सकती है इंडिया में, वो आज से पहले तो कभी नहीं थी। सबके खुद का करना है, यस और नो? तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है फॉर ए डायरेक्ट सेलर। दूसरी पॉजिटिव न्यूज है जिसके पीछे जो मेरे लेफ्ट और राइट में बैठे हैं उनका सबसे बड़ा योगदान मैं मानूंगा, जिनकी वजह से टुडे वी हैव गॉट ए फुल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ने जैसे बोला कि दिसंबर 2021 में लॉ आ गया, राइट? सर लोगों की बदौलत से मतलब वी हैव गॉट मल्टीपल एंटिटीज, चाहे वो आईडीएस से, एफडीएस से है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया है, उनकी वजह से नाउ वी हैव गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री आई वुड से, और गवर्नमेंट। लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट नाउ वी हैव गॉट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जहाँ पे पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से डायरेक्ट सेलर काम करता है, मिलके काम करता है और ये जीडीपी में इंक्लूड होता है, राइट ना? देन तीसरे हमारे पास दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी आ गए और उत्तराखंड के सीएम भी आ गए। तो मुझे लगता है दूसरी जो पॉजिटिव चीज इस समय, जो मैंने तो पिछले 10 सालों में अपने करियर में नहीं देखी, दैट वी आर गेटिंग सच ए गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एंटायर मिनिस्ट्री, एंटायर गवर्नमेंट, यस और नो? तो दूसरी चीज जो हमें आज तक नहीं मिली, व्हेन आई स्टार्टेड द करियर, तो सबसे बड़ा सवाल ये था मैं लीगल काम भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर कहीं
सर ने जो चीजें बोली, जितने लोग मतलब इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, प्लीज उसको भेजिएगा मत अपने सोशल मीडिया पे, बिकॉज एक नए पर्सन के लिए वो बहुत डेंजरस है कि अच्छा इतना जोरदार भी होता है। तो मतलब वो करने से पहले वो मुझे ऐसे लगता है कि सर एक कदम पीछे ले लेगा, राइट और रॉन्ग से। लेकिन सर ने जो फेस किया वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं ये नहीं कह रहा, बट फॉर न्यू पर्सन, बिकॉज वो एरा जाता जा रहा है। जो चैलेंजेस सर ने देखे या यहाँ बैठे हुए सीनियर्स लीडर्स ने देखे, वो चैलेंजेस जा रहे हैं। तीसरी और मजेदार बात अब ये है कि जब स्टार्टअप का युग चल रहा है, लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को लेके इतनी पॉजिटिविटी है, तो मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ मिलके हमें एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि इस बिजनेस में लोगों का करियर बन सकता है। इससे ऊपर किसी और चीज का आश्वासन आदमी को नहीं चाहिए, राइट ना सर। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर मेरा ये अच्छा करियर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है, रेपुटेशन मार्केट में मिल रही है, घूमना फिरना मुझे मिल रहा है, आज अगर वही सब कुछ मतलब उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा घूमना फिरना, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं, अगर वो सब मुझे इस इंडस्ट्री में मिल रहा है, तो सर मैं क्यों 1, 2, 5 लाख रुपए महीने की नौकरी में रहूंगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना करियर जरूर बनाऊंगा। दूसरी चीज आपने बोली सर कि डिजिटल का रोल क्या है, अगर एक लाइन में बोलूंगा मैं सर, सो दैट इज देखिए आज यहाँ बैठे हुए लोगों के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है इस इंडस्ट्री में, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं। नाउ इज द टाइम फॉर फास्ट मूवर एडवांटेज। तो इफ यू वांट टू मूव फास्ट, देन यू हैव टू यूज डिजिटल मीडिया फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने करियर को शुरू करके 6, 7, 8 महीने लगे होंगे 1000 लोगों तक पहुंचने में से, और वही काम आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से और फास्ट कर सकते हैं। आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम प्रोफेशनली आई थिंक 1.25 साल या 1.5 साल पहले से, एंड नाउ आई हैव गॉट 50,000 पीपल। मैंने कोई एड नहीं चलाया, इट्स ऑल ऑर्गेनिक, राइट ना। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है आपके पास, लेकिन आप फास्ट मूवर एडवांटेज डिजिटल मीडिया की मदद से ले सकते हैं सर आज के लिए। थैंक यू सर। ब्यूटीफुली समराइज और जबरदस्त एक मेरा फिट ऑन द फास्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर की बातें अलग हो गई अब, फर्स्ट मूवर बनने की जरूरत नहीं है, ना गूगल फर्स्ट मूवर था, राइट ना। आप किसी को भी देख लो, वो कोई फर्स्ट सर्च इंजन नहीं था गूगल, लेकिन आज सबसे ऊपर बैठा है ना। एप्पल भी कोई फर्स्ट मैन्युफैक्चरर नहीं था फोन्स का, आज सबसे ऊपर बैठा है गुडविल में। सो फर्स्ट मूवर नहीं, फास्ट मूवर एडवांटेज चाहिए। वेरी ब्यूटीफुली समराइज। वाली सर आपके पास वापस आएंगे और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 3 प्रायोरिटी हमारे पास, वी हैव लिमिटेड टाइम, सो वी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू लाइक 2-3 मिनट्स। 3 प्रायोरिटी सर बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करे टू स्ट्रेंथन लाइक द एथिक्स एंड वर्क कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर कैसे हम अपना स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें फॉर द बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री एंड द कंपनी एज वेल। हम ये बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर मजबूत होगा तो सब मजबूत होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर मजबूत है, कंपनी भी मजबूत है, रेगुलेटरी बॉडीज भी मजबूत है, इंडस्ट्री भी मजबूत है, सब सरकार भी मजबूत है। तो सर 3 आपकी लर्निंग्स आप सर सबसे पहले आई लाइक टू गो बैक ऑन टू वन थिंग व्हिच आई सेड कि अगर आपको एक अच्छा कल्चर बिल्ड करना है तो द कंपनी हैज गॉट टू बी सेल्फ रेगुलेटेड। सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट अबाउट एथिक्स or doing things in the lawful way. Your self-regulation is about your core values. What exactly are you looking at? आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? जैसे मैं बताऊं, हमारा पिछले you could say more than 18 साल से हमारा जो विजन है, विजन वही है to help people live a life of economic independence and that too on their own terms. We are not talking about as a company whether हमारी परसेंटेज टर्नओवर ग्रोथ क्या होगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, हम कितने मिलियनियर्स क्रिएट करेंगे। सो हमारा कंपनी का कल्चर बिल्ड करने के लिए यही है कि हम मदद करेंगे लोगों की ताकि वो आर्थिक आजादी पा सके। उसके ऊपर दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी को अपनी कोर वैल्यूज को फिक्स करना, राइट। जैसे हम बात करते हैं, आई एम सेइंग इट फॉर एग्जांपल बिकॉज इट इज ऑल ओवर देयर ऑन द वेब, वी ऑलवेज टॉक अबाउट हमारा नंबर 1% जो कोर वैल्यू है वो है ग्रोथ। ग्रोथ किसमें? हमारे टर्नओवर में, हमारे सफल लोगों में, हमारे नंबर ऑफ द ऑफिसेज में, हमारी मीटिंग्स में, एवरी एस्पेक्ट। कंट्रीज जिनमें हमने ग्रो करना है, कितने लोगों को आजाद करना है, वी डू दैट। नंबर 2 हमारी कोर वैल्यू, I'm not propagating my company, I'm just giving you a way on how exactly आप as leaders, as company owners अपने ग्रुप, अपनी टीम के लिए आप कैसे कोर वैल्यू सेट कर सकते हैं।
नंबर 2 हम कहते हैं ऑनेस्टी किसमें, सिर्फ फाइनेंशियल इसमें नहीं, हमारे सोचने के तरीके में, हमारा हर एक लफ्ज जो हम बोलते हैं और हमारा दिल जो लोगों के लिए धड़कता है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमी, पैशन एंड कमिटमेंट कि हम एज ए कंपनी पैशनेट हैं, इस इंडस्ट्री के लिए कमिटेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी कोर वैल्यू जो हमारे कल्चर को डिफाइन करती है इस कस्टमर सेंटर्स कि जब कंपनी और कोई लीडर अपने फायदे से पहले अपने लोगों का फायदा देखेगा, दैट इज वन ऑफ द कोर वैल्यूज, राइट। सो दीज वर 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट पे आई एम एब्सोल्युटली ब्लैंक, सो आई थिंक सो जहां तक मैं कुछ बोल सकता हूं इज अबाउट दीज 2 पॉइंट्स जो कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग कल्चर को बिल्ड करता है। थैंक यू सर। सो वी ऑलवेज से लेस इज मोर, कम में ही ज्यादा है। अगर कम चीजों में आप पूरी चीजें कवर कर सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है ना। सो थैंक यू वेरी मच। रेड्डी सर आपके पास आते हैं। बहुत समय से एक आवाज इंडस्ट्री सर्कल्स में सुनती है कि रेगुलेटरी बॉडी देयर शुड बी अ वन सेंट्रली मैनेज्ड रेगुलेटरी बॉडी रादर देन लाइक 3-4 व्हिच आर ऑपरेटिंग टुडे। और वो बोलते हैं जैसे सेबी है, जैसे आरबीआई है, या जैसे आईआरडीए है, रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी सेंट्रली मैनेज रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या ये पॉसिबल है या होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए? इफ वेरी शॉर्टली यू कैन आंसर। नथिंग इज इम्पॉसिबल, होना चाहिए, होगा। सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। And I would like to mention few words out of this subject. यहाँ जितना लोग सिगरेट पीते हैं, कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं? कितने लोग दारू पीते? मंदिर में बैठे हुए। हमारे लिए सिगरेट बनाने वाले पैसा कमा रहे हैं, हमारा हेल्थ खराब कर रहे हैं। हमारे लिए दारू बनाने वाले पैसा कमा रहे हैं, हमारा हेल्थ खराब कर रहे हैं। हमारे लिए खर्चे दिन रात काम कर रहे हैं, उनका हेल्थ हम खराब कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द कंपनीज टू हैव फार्मर्स फंड, कृषक के लिए कुछ फंड, आपका इनकम से भी 1% जस्ट गिव इट टू द फार्मर्स। So I want to take this from my FDSA companies. We want to have a farmers fund. We want to help to the farmers, those who are giving food to us. That is one. Second thing, always stick on to the words. False promise मत दे दीजिए, क्योंकि अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है हमारा इंडस्ट्री। इसका जो गंदा नाम है, गलत नाम है, वो चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों का है। प्लीज स्पीक लेस, डू मोर, बी जेन्यून, बी हॉनेस्ट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, पूर फैमिलीज में बर्थ लेना हमारा गलती नहीं है, लेकिन मरने के टाइम पे अमीर का जैसा मरना है, वो हमारे हाथ में है। कमाओ, सोसाइटी के लिए भी कुछ वापस दे दीजिए। थिंक अबाउट द सोसाइटी, सो सोसाइटी कैन थिंक अबाउट योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर। सो हम इसीलिए अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर इसमें बताता हूँ। सो वी टीच डिसइंटरमीडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब है कि जो पूरा मार्केट सिस्टम है उसमें से जो इंटरमीडियरीज है उनको थोड़ा बाहर निकालना, मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जिसमें ये देखा गया कि जो फार्मर है उसको 10% मिलता है ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि अगर ऑरेंजेस के ऊपर थी वो, उसमें अगर 100 रुपए का ऑरेंज कस्टमर खरीद रहा है तो किसान को 10 रुपए जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए जो इंटरमीडिएट सिस्टम को रिप्लेस करके डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स जैसे इंडस्ट्री बनी है। सो वेरी राइटली सेड, वी ओwe it to लाइक, और अगर हम ये इंटरमीडिएट सिस्टम हटा दें तो किसान को वैसे ही इतना मिल जाएगा कि उसको जरूरत नहीं रहेगी किसी भी चैरिटी, राइट। सो वेरी वेल सेड सर, थैंक यू। सो रफीक सर आपके पास आते हैं। और
So we would like to understand, because you represent a multinational company operating in many countries, or so I would like to understand कि इंडिया को कैसे देखते हैं जो मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग जायंट्स है, वो इंडिया को एज अ मार्केट कैसे देखते हैं, आपकी कंपनी कैसे देखती है इंडिया को, क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं इंडिया के लिए, या इंडिया के साथ आपने बड़ा हेवीली इन्वेस्ट भी किया इंडिया में, सो व्हाट हाउ डज इंडिया पोजीशन इन योर फ्यूचर प्लान्स एंड विजन? See, when we talk about India and direct selling industry, थोड़ा गौर करके हम देखेंगे, we are not, direct selling is not a business building process. Actually, it is a nation building process. Because अगर nation grow करना है, अगर नेशन ग्रो करना है, दो चीज जरूरी है। एक है पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन में नेशन ग्रो नहीं करेगा, पॉपुलेशन को एम्पावर करना। सो पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए तीन चीज अभी इंडियन गवर्नमेंट भी कर रहा है, वो है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। अभी देखो ये तीन चीज में डायरेक्ट सेलिंग का रोल क्या है, मुझे बताओ कौन सा इंडस्ट्री है इतने आसान से स्टार्टअप करने के लिए मदद कर रहा है अदर देन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। So we contribute much in the startup India. Second thing is skill India. मुझे ये बताओ कौन सा इंडस्ट्री है एक आदमी को इतना एम्पावर कर रहा है, because when you come into direct selling industry, your presentation skill, leadership skill, communication skill, selling skill, इतना skill development आम आदमी को करना एक ही इंडस्ट्री है, वो है हमारा direct selling industry. And digital India. When we talk about digital India, अभी सारी direct selling industry we are going towards the digital. सो नाउ ये तीन चीज है, ये एम्पावर करता है और सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करेंगे बाहर का देश इंडिया को कैसा देखता है, इंडिया स्टिल इज ए स्लीपिंग जायंट, बिकॉज वी नो व्हेन वी हैव एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, और पेरू बोलो, मेक्सिको बोलो, बोलिविया बोलो, दे आर डूइंग मच बेटर देन इंडिया, बट दे नो ये जो जगह है ये उठने ही वाला है, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन का मिशन खत्म होने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा, तो यहाँ पे बिजनेस होगा ही होगा। सर ने बोला इंडिया इज स्लीपिंग जायंट, तो सवाल ये है कि उठाएगा कौन इसको, और किस तरीके से उठाया जाए। सो दैट इज पॉइंट टू पॉन्डर। विदाउट एजुकेशन एंड अवेयरनेस दिस इज नॉट पॉसिबल। हम एजुकेशन और अवेयरनेस से ही इस स्लीपिंग जायंट को उठा सकते हैं, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। देवानंद जी आप पे आते हैं, तो आप एक ऐसे मतलब फ्रेटर्निटी को बोलूंगा या कम्युनिटी को बोलूंगा रिप्रेजेंट करते हैं जिसका बड़ा चर्चा है आजकल, और वो है कि एक डायरेक्ट सेलर जब एक बड़ा अच्छा लेवल अचीव कर लेता है, वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर देता है, उसे लगता है कि मतलब ये कंपनी स्टार्ट करना ठीक। आप भी ऐसे ही हैं, आपने कंपनी में काम किया है, टॉप लीडरशिप, तो आपको क्या लगता है कितना वायबल है ये आपका क्या इसके बारे में एक्सपीरियंस रहा इसको करने के लिए, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा बस छोटा सा जानकारी आप अगर शेयर करें हमारे साथ। मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जो कहूंगा सच कहूंगा। मेरा कोई शौक नहीं था सर कि मैं कंपनी शुरू करूं, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कंपनी शुरू करते हैं उनका भी नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता भी। अगर हम एज अ लीडर काम करते हैं ना, हमें सिर्फ एक बात की चिंता होती है, हमें टीम को बढ़ानी है, स्टेशन ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने हैं, और बहुत मजे वाली लाइफ होती है। एक निश्चित पॉइंट में जाने के बाद जब कोई ऐसा इवेंट होता है और हम देखते हैं हम कंपनी के बड़े डायमंड हैं, लेकिन फिर भी जब कंपनी का एमडी आते हैं तो उनको बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, एक काम करते हैं यही बन जाता है। क्योंकि इसमें एक बड़ा मिसकंसेप्शन है सर, बड़े लीडर बनने के लिए त्याग, समर्पण सब कुछ करना पड़ता है, एमडी बनने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और तुरंत आप एमडी बन जाते हैं। लेकिन मैं कंपनी क्यों शुरू किया, मेरा जो मिशन था अपने लोगों को एम्पावर करना, उनको स्टेबल करना, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, उनके घर में जाके जो बड़े निगेटिव थे उनको उनके हाथ को ऐसे पकड़ के वादा करना कि भाई बस आ जाओ कमाल कर देंगे। लेकिन जब जो चीजें ग्रोथ के लिए किसी भी कंपनी में नहीं मिल पाती है, तो मजबूरन या मैं कहूं तो दिल पे पत्थर रख के मैंने ये डिसीजन लिया कि कंपनी शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मना किया, मेरे लेफ्ट राइट में काफी लोग हैं कि देवानंद देसी में जो बात हुई थी, कंपनी शुरू करना यानी गर्म तवे में बैठने जैसा होता है। लेकिन शुरू में समझ में नहीं आया, अभी समझ में आता है। बहुत डिफिकल्ट काम है। देखिए कंपनी शुरू करने का मतलब है आप जस्ट लाइक अ राष्ट्रपति, अगर आप राष्ट्रपति बन गए
तो उसके बाद आप सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप उसके बाद आपका या तो करियर आप बनाएंगे या तो आपका करियर क्रैश हो जाएगा। मैं आपको ये कह सकता हूं, इस बात को कोई रिकॉर्ड मत करिएगा, और मेरे आजू बाजू बहुत सारे बड़े डिग्निटरीज हैं। एमडी का मतलब सर मैं बाद में पता किया बनने के बाद मेंटली तो अगर आप, हमें जब प्लान दिखाया गया था तो क्या बताया गया था, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत और आजादी। आप एक दिन मियामी बीच में घूम रहे होंगे और आपकी लाइफ में लगातार पैसे आते रहेंगे। गौरव सर लोगों को मैं देखता हूँ तो बड़ा जलन होता है, ये लोग सिर्फ मजा कर रहे हैं, बाकी सारा सजा का काम हमारा है। किसी छोटे से कुरियर की वजह से अगर प्रोडक्ट 2 दिन डिले हो जाए ना, लोग आपका खून पी जाएंगे। किसी बैंकिंग फेलियर की वजह से अगर 1 घंटे पे आउट डिले हो जाए ना, लोग आपका खून पी जाएंगे, जीना हराम कर देंगे आपका। अगर आप नरक जैसी सजा इसी जीवन में भुगतना चाहते हैं तो आप इस सीट पे बैठिए। मुझे खुशी उस बात से मिलती है कि जो जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया वो लोग शुरू कि आपका मैनेजमेंट एग्रेसिव है, टाइम के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, आपके प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स के लिए एजुकेशन अच्छा है, सर्विसेज अच्छी, तुम बस खोलो कहाँ है, इसको कमा के दे रहे हो, दूसरे के लिए कब तक काम करोगे, अपने लिए करो, कोई दूसरे के लिए काम नहीं करता है। बाद में आप जब कंपनी खोलेंगे ना और आपकी टीम बोलेगी सर अब हम आपके लिए क्यों काम कर रहे हैं, हम अपनी और ये सर्कल चलते जाएगा। अगर आप अच्छी जेन्युइन कंपनी में है, प्लीज डू नॉट सोचो भी मत कि आप कंपनी खोलो, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ प्राइवेट नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग द मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी स्टार्ट करने का मतलब है यहाँ से प्रोडक्ट पड़ा, यहाँ 2-4 लीडर पकड़े और कंपनी स्टार्ट कर दी और अमीर बन गए, क्योंकि जल्दी अमीर बनना है ना सबने, है ना, तो जल्दी अमीर कभी कोई बन नहीं सकता। बोलते हैं फ्री लंच इज फाउंडिंग माउस ट्रैप्स। फ्री का लंच तो चूहेदानियों में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता, बाकी तो लंच कमाना ही पड़ता है। ओके, सो कमल जी आप पे आते हैं। सो अगेन आपसे भी बड़ा शॉर्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि आप एजुकेशन पे फोकस करते हैं, आपने बताया। कमल जी ने खुद एडमिट करते हैं, वो स्टेज से ये बोल रहा है कि मैं 10th पास हूँ, बहुत इजी नहीं है ना, लेकिन कहीं हम गलत रोल मॉडल भी ना क्रिएट करें। इन्होंने अपने ग्रुप में बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को रखा है ना, और बहुत सारा अच्छा, एंड ही माइट बी नॉट दैट लिटरेट बट ही इज वेरी एजुकेटेड। वो आप समझ ही पा रहे होंगे इनसे ना, चीजों को संभालना इतना आसान नहीं होता, वो सर्कमस्टेंसेस होती है। आप मुझे बताओ, आपने अकेडमी स्टार्ट कर दी है ना, मैं उनकी इनॉग्रेशन में गया था, स्टार्टेड एट डायरेक्ट सेलिंग अकेडमी। एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, दैट्स व्हाई ही हैज बिल्ट अ वेरी स्ट्रांग लॉयल नेटवर्क बेस। तो आपका थोड़े से की पॉइंट्स बताइए सर उसमें, जो आपने अकेडमी भी शुरू, आप क्या देखते हो कि यार अकेडमी, इंडस्ट्री, रेगुलेटरी बॉडीज, ये सारे इकट्ठा होके क्या वो माहौल क्रिएट कर पाएंगे कि हिंदुस्तान जो स्लीपिंग जायंट है वो अवेकन जायंट बन जाए? सर सबसे बड़ी चीज ये है कि रिजल्ट जो है, नतीजे है, वो तो भविष्य के घर में है, बट एट प्रेजेंट हमें एक्शन तो लेना है। जो चीजें हमारे मन पे आ ही रही है, जैसे कि मैं मैक्सिमम स्टेज से बोलता हूँ, आई एम ओनली मेट्रिकुलेटेड, सो मेरा ये हमेशा ये रहता है कि भाई ओनली एकेडमिक एजुकेशन आपकी सक्सेस तय नहीं करती, आप जिस प्रोफेशन में हो उसके लिए कितना सीख रहे हो। जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मैंने करीब मेरे प्रोफेशन से जुड़ते हुए करीब 140 किताबें पढ़ी है, और मैं बहुत बुक रीडिंग करता हूँ। मेरा डेली का स्केड्यूल है कम से कम 2 आवर्स, रात में 12 बज के 2 बजे तक, एकदम कंपल्सरी रूल है, इसके बिना जीना ही नहीं है। सो आपने जो क्वेश्चन किया कि मैंने एकेडमी स्टार्ट किया, क्योंकि हम कट टू कट बात करेंगे, और वो कितना हमारी स्लीपिंग जायंट, अगर इंडिया को सर ने कहा या आज हमको भी पता है, वो हमें केवल अवेकन कर रहे हैं कि दिस इज द पोजीशन, सो कितना काम कर सकता है। सर आप देखते हैं कि लोग ना बड़ी हिराकत की नजर से देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, बिकॉज ये जो चीज है वो हमने ही क्रिएट किया है। सो अगर हमें मेन ये है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को आज की डेट में मेन स्ट्रीम करियर के रूप में लोगों को बिलीव कराना है, वो भी जेनजीज को मेन स्ट्रीम करियर के रूप में अगर बिलीव कराना है, ट्रस्ट करना है, ये रेस्पेक्टफुली प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, आप करियर बना सकते हो, तो सबसे पहले तो हमको इस नैरेटिव को शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये एक साइड हसल से बढ़कर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन है। अब जब बात स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन की आएगी तो कहीं ना कहीं एकेडमी ही आएगा। विदाउट एकेडमीज
how can you prove anybody or present anywhere that this is structured profession? So जैसे कि हमारे FIDC, FDA से इनके माध्यम से मुझे राजीव सर ने भी कुछ समय पहले कहा था कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। राहुल सर से भी मैंने कहा था कि एक बार हम यूनिवर्सिटीज में जाके चीजों को करते हैं। तो अगर आज देखेंगे कि टाटा में किसी को जाना है या रिलायंस में जाना है, तो यूनिवर्सिटी में जैसे ही होता है उनके एग्जाम्स, तो वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए वो एक होता है एकेडमी, तो वो एकेडमीज के थ्रू ही जाना है लोगों को लाने के लिए। तो फिर मेरे माइंड में आया यार कि आज मैं अगर कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे एंट्री तो मिलेगी नहीं, तो मैं एकेडमी बनाता हूं। एकेडमी कॉलेज में जाएगा और बताएगा कि भाई हमने इतने लोगों को करियर दिया है और दिस ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन है, तो हो सकता है एंट्री मिले। तो एक तो हम कंपनीज और हमारे जो एसोसिएशन है वो अवेयरनेस प्रोग्राम करें, साथ में कंपनीज और एकेडमिया। और अभी तो फिलहाल सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि पूरी इंडिया में एक ही हमारे पास सुरनी यूनिवर्सिटी है जो बीबी और एमबीए पढ़ा रही है। सो हम सभी कंपनी को अगर इनके थ्रू हम जाएंगे तो विन विन सिचुएशन होगा जेनजीज को, न्यू जनरेशन को बिजनेस में लाने के लिए। एंड द थर्ड वन कि आप लोग सारे एसोसिएशन कर ही रहे प्रयास कि गवर्नमेंट से अगर कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि अभी वो दीदी वाला एक सम्मान समारोह सभी कंपनियों के आशीर्वाद से हुआ था, मैं सभी को अप्रिशिएट करूंगा। दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल स्टेप कि ये रिकॉग्नाइजेशन, जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है तो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो क्या है फिर खड़ा हो जाता है। सो ये रिकॉग्नाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले भी पैनल में आया, सर ने भी अभी बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा मतलब अब हमें रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। सरकार के अंदर हमारे लोग हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, पॉजिटिवली लेते हैं, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप। हम हमेशा ये बोलते हैं आप सरकार को ये बता दो कि आपके पास कितने वोट हैं, तो सरकार में आपका थोड़ी सी पूछ खुद जाएगी, है ना। सो एवरीवन हु हैज गॉट पीपल विद देम, और डायरेक्ट सेलिंग के साथ अगर हम रफ एस्टिमेट करें तो तकरीबन 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर, रफ एस्टिमेट में बता रहा हूं। तो वी हैव गॉट अ ह्यूज मैन पावर, सिर्फ वहां तक प्रोजेक्ट करने की बात है। दिगांता जी आपके पास आ रहे हैं वेरी शॉर्टली। आप एक एविड मेडिटेटर हो, हम थोड़ा सा इसको अलग उस पर लेके जा रहे हैं। आप विपस्सना के बहुत बड़े मतलब आप करते रहते हो वहां पर। सिर्फ आपसे 1-2 लाइन में जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन क्या रोल प्ले करती है प्रोफेशनल लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी। सर आवाज आ रही है? सर हम सभी लोग जब बात करते हैं कि वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पहला तो ये है कि आपको मॉरलिटी प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, राइट। कोई भी स्पिरिचुअल पाथ आपको खराब काम नहीं सिखाते, तो अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाए जाते हैं। और मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा ट्रेनिंग इवेंट करते हैं, लेकिन हाउ टू प्रैक्टिस मॉरलिटी, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है ये कहीं सिखाए नहीं जाते। और ये सीखने का एकमात्र पथ है आपका स्पिरिचुअलिटी। यहाँ आपको एक ही बात सिखाया जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी का पहला पिलर ही आपका मॉरलिटी होता है। तो जैसे आपका किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, आपका चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा पाता नहीं करना, ये 5 पिलर आपका सबसे पहला पिलर होता है किसी भी स्पिरिचुअल पाथ का। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वालिटीज के बारे में डेफिनेटली स्किल जरूर थे, लेकिन एक अच्छा डायरेक्ट सेलर और अच्छा लीडर बनने का पहला क्वालिटी गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। अनलेस एंड अनटिल हम गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे तो हम ये पीपल बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी में आपका स्पिरिचुअलिटी आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ने का आपको गाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच। और सच्ची बात है, हम बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलर सफल नहीं होता। डायरेक्ट सेलर को सफल बनने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, उसको अच्छा इंसान बनने में समय लग जाता है। और अगर आप अच्छे इंसान को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आते हो तो फटाफट से सक्सेसफुल होता है। तो वेरी वेल सेड। फाइनली गौरव जी आपके पास आएंगे, तो आप ये बताइए, जस्ट टू लीव द ऑडियंस ऑन अ पॉजिटिव नोट, आप बताइए आपको क्या लगता है कि हमारा क्या विजन है, कैसा किस तरफ को हम जा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री, और कहाँ देखते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, यूथ को, विमेन को। देखिए सर, बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन भविष्य साफ साफ नजर आता है अगर अगले 5 से 10 साल हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। रीजन क्या, आज अगर मैं देखूं तो राजीव जी हमारे साथ हैं, रेड्डी सर हमारे साथ हैं, एसोसिएशंस
बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लीडिंग एमडीज हमारे साथ हैं जो एथिकल तरीके से, सिस्टमेटिकली तरीके से काम को करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं। वी हैव गॉट मीडिया पर्सन, राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी हैं मतलब जो इसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एंड वी हैव गॉट 2K विद अस, राइट। कपिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। एक वो है जो टीवी पे हंसाते हैं, एक वो है जो लोगों को हेल्प करते हैं कि वो पैसे भी कमाएं हंसने के साथ साथ जी, राइट। आपके द्वारा जो इनिशिएटिव है शुगनी यूनिवर्सिटी से, अगर इन सारों को कंबाइन कर दिया जाए तो कहाँ डाउट बचता है सर कि इस बिजनेस को करके इंसान अच्छा करियर भी बना सकता है। और 2030 में एक चीज जो मैं बदलती हुई देख पा रहा हूँ वो साफ साफ ये हो जाएगा, जैसे आज लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और आपकी कंपनी अच्छी है या नहीं है, कैसे बेहतर है, ये मुझे बताएं। हमसे ये सवाल पूछा जाता है। मुझे लगता है एक सवाल और ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये सवाल हट जाएगा सर 5-10 साल के बाद, बिकॉज एवरीबडी विल नो कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, राइट। तो ये सवाल कोई नहीं पूछने वाला हमारे से। कौन सी कंपनी करनी है, तो मेरे हिसाब से 15, 20, 25 अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मार्केट में काम कर रही होंगी और एक ऐसा टाइम होगा, मतलब कंपनी आप जो मर्जी चूज कर लो यार, ये सेट है, टॉप की 20 कंपनीज हैं, करियर बना रहे हैं तो इनका हाथ पकड़ो, एथिकली लीगली काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाएगा एक डायरेक्ट सेलर के लिए कि व्हाई यू, मैं आपके साथ क्यों काम करूं। तो मुझे ऐसा लगता है जितने लोगों को हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डिग्रीज दे रहे हैं, उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है अगले 5 साल से। अगर वो अपने ऊपर काम करते हैं तो मुझे लगता है अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी इंडस्ट्रीज है, अच्छे एमडीज हैं, टॉप 20-25 कंपनी बहुत अच्छा हिंदुस्तान में काम कर रही है, जाइंट जा चुका है, राइट ना। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल रह जाएगा कि मैं आपके साथ इस बिजनेस को क्यों साइन अप करूं। तो जितने भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलर बैठे हुए उनको इस बात की तैयारी अगले 5 साल में करनी चाहिए। और टिकी हुई कंपनी, टिका हुआ प्रोडक्ट है, प्लान है, टिका हुआ लीडर है। अगर आप इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि बहुत अच्छा भविष्य ना बनता हो सर। बहुत बढ़िया। फाइनली बस हम एक लाइन मैसेज अगर आपको देना चाहे, और दिगाता जी आपसे स्टार्ट करेंगे, एक लाइन, सिंगल लाइन मैसेज है ना, वी आर रन आउट टाइम, वैसे लास्ट मेरे हिसाब से पूरी पृथ्वी को अच्छा दिखना चाहिए और हम सब